रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के महान इतिहासकार, निबंधकार और आलोचक थे। आज हम लोग उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। सबसे पहले उनका परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद उनका एक निबंध कविता की परख है। इसी से हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक की शुरुआत करेंगे। हालांकि यह पहला पाठ नहीं है, दूसरा पाठ है, लेकिन कविता को समझने, जानने और परखने की जो सीख आचार्य शुक्ल ने दी है वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितना उस समय उसने निबंध लिखते समय बताया था। वस्तुतः यह निबंध जो है उन्होंने हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए लिखा था। एक पुस्तक का संपादन उस समय किया जिसका नाम था साहित्य चंद्रिका। पुस्तक का नाम संपादित किया था हिंदी गद्य चंद्रिका। हिंदी गद्य चंद्रिका उस पुस्तक का नाम था। उसमें उन्होंने इस निबंध को शामिल किया गया था हाई स्कूल के स्कूली बच्चों की शिक्षा के लिए। तो हम लोग आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल के परिचय से अपने पाठ्य पुस्तक के इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में हुआ था उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में। इनकी माता का नाम विभाषी और पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। माता का नाम अक्सर पुस्तक में, आपकी पुस्तक में है भी नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, माता का नाम विभाषी और पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। इनकी शिक्षा, इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एंग्लो संस्कृत जुबली स्कूल मिर्ज़ापुर से, और उसके आगे इन्होंने 1898 ईस्वी में उर्दू और अंग्रेजी से मिडिल किया था। क्या किया था? मिडिल। और उसके बाद उनका नामांकन आगे चल करके लंदन मिशन स्कूल मिर्ज़ापुर में हुआ, जहां उन्होंने 1900 स्कूल में स्कूल की परीक्षा दी थी। आगे मैट्रिक करने के लिए उन्हें कायस्थ पाठशाला प्रयाग में इंटर का विद्यालय था, उसमें नामांकन कराया गया, लेकिन उनकी पढ़ाई क्या रही? अधूरी रही। वो उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। लेकिन बावजूद उसके इन्होंने अपने स्वाध्याय से विपुल ज्ञान का अर्जन किया। खूब इन्होंने स्वाध्याय किया, खूब पढ़े, और इन्होंने इतना ज्ञान अर्जित किया कि इनकी प्रतिभा और इनके साहित्य लेखन से, इनके अध्यापन से उस समय का समाज, उस समय का साहित्य समाज, उस समय का बुद्धिजीवी समाज बहुत ही प्रभावित था। और आज तक से उनके लिखे साहित्य, उनके उतने ही डिग्री और उतने ही अध्ययन से, उनके स्वाध्याय के कारण ही आज भी उनके ऊपर शोध हो रहे हैं, पीएचडी हो रही है। वह आज भी उनके निबंध और उनके लिखे आधार ग्रंथ जो हैं वो प्रामाणिक हैं और सबसे ऑथेंटिक रचनाओं में माने जाते हैं। इसके बाद वृत्ति शिक्षा के बाद वृत्ति क्या उन्होंने किया, कैसे जीविकोपार्जन किया, कहाँ कहाँ काम किया? तो कार्य करने में आपके पुस्तक में है कि 1904 ईस्वी में लंदन मिशन स्कूल में ही उन्होंने ड्राइंग टीचर के रूप में कार्य करना शुरू किया। एक शिक्षक के रूप में ही उन्होंने अपनी शुरुआत की और आजीवन शिक्षक ही रहे वो। उसके आगे उन्होंने आज डॉक्टर श्याम सुंदर दास उन्होंने इनको नागरी प्रचारणी सभा में, जो कि काशी में है, उनको बुलाया। किस कार्य के लिए? हिंदी शब्द सागर के संपादन के लिए। किसके लिए? हिंदी शब्द सागर के संपादन के लिए, जिसमें इनको सहायक संपादक की भूमिका के रूप में वहाँ बुलाया गया। उन्होंने सहायक संपादक का कार्य किया। हिंदी शब्द सागर हिंदी
हिंदी साहित्य का एक वृहत शब्दकोश है जो कि अद्भुत है। आप लोग को कभी देखने के लिए अगर मिले तो उसे देखिएगा, शायद पुस्तकालय में हो। हाँ, हिंदी शब्द सागर। इसके बाद धनार्जन के लिए अनुवाद कार्य किया, नागरिक प्रचारणी सभा पत्रिका का संपादन कार्य किया और इनकी प्रतिभा से, इनके लेखों से, इनकी विद्वता से प्रभावित होकर के उस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कर्ता धर्ता संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय ने इन्हें आमंत्रित किया और इन्हें हिंदी विभाग में हिंदी के प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया और वहाँ से उन्होंने अपनी एक नई यात्रा शुरू की। हिंदी विभाग में वो सन 1921 में हिंदी के प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए और जब तक जीवित रहे सन 1941 तक वहाँ के वो अध्यापक के रूप में रहे। बल्कि यूँ कहें कि सन 1937 ईस्वी में वहाँ के वो विभागाध्यक्ष बने, लेकिन विभागाध्यक्ष बनने के बाद बहुत लंबे समय तक वह जीवित नहीं रहे। सन 1941 ईस्वी में 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है हृदय गति रुकने से। आचार्य श्याम सुंदर दास कहते हैं कि हिंदी शब्द सागर को निर्मित करने में सबसे अधिक महती भूमिका यदि किसी ने निभाई थी तो वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही निभाया था। उसके बाद आगे आती है बारी उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में एक काव्य संग्रह का भी जिक्र होता है, वह है भी मधु स्रोत। क्या है वह? कविता संग्रह है। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जायसी ग्रंथावली की भूमिका, भ्रमर गीत सार, रस मीमांसा, इसका संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। किसकी? रस मीमांसा नामक पुस्तक की, लेकिन इसके मूल लेखक आचार्य शुक्ल ही हैं। इसके बाद 3 कवि, हिंदी साहित्य के प्रमुख 3 कवि सूर, तुलसी और जायसी। सूर, तुलसी और जायसी, ये तीनों भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। इन कवियों के ऊपर उन्होंने एक पाठालोचन या आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है त्रिवेणी। क्या नाम है उसका? त्रिवेणी। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है यह। उसके बाद उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास आप लोगों को मैं जानकारी दूं कि हिंदी साहित्य का इतिहास वस्तुतः जो हिंदी शब्द सागर की रचना हुई उसकी भूमिका के रूप में आचार्य शुक्ल ने लिखा था। हिंदी साहित्य का विकास, उसी को बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास की स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। इतिहास की पुस्तक है हिंदी साहित्य के इतिहास की। उसके बाद आगे उन्होंने निबंध लिखे, उसका एक संग्रह तैयार हुआ। उसके 3 संग्रह 3 भाग में तैयार हुए। एक संग्रह है, उसके 3 भाग तैयार हुए। चिंतामणि, क्या नाम है उसका? चिंतामणि निबंधों का संग्रह है। चिंतामणि भाग 1, भाग 2 और भाग 3। चिंतामणि भाग 1 स्वयं आचार्य शुक्ल रहे हैं उसके संयोजक। चिंतामणि भाग 2 का संपादन किया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और चिंतामणि भाग 3 का संपादन किया है डॉक्टर नामवर सिंह ने। चिंतामणि भाग 3 में ही संग्रहित है कविता की परख, जो हम लोगों को अपनी पाठ्य पुस्तक में एक निबंध के रूप में आपको पढ़ना है। इसके बाद विश्व प्रपंच, बुद्ध चरित्र, शशांक और कल्पना का आनंद, ये सभी उनके अनुवाद हैं। कल्पना का आनंद से पहले उन्होंने विश्व प्रपंच जो है लिखा है, उसका अनुवाद किया है, जो कि एक लंबी भूमिका के साथ उन्होंने इसे अनुवादित किया है। इसके अतिरिक्त उनके अन्य बहुत सारे लेख, बहुत सारे विचार, बहुत सारी टिप्पणियाँ साहित्य की पत्रिकाओं में यत्र तत्र बिखरे हुए मिलते हैं। इस प्रकार से आपका यह एक सामान्य परिचय
आप इसे स्मरण करेंगे, जो मैंने नोट करवाया है उसे लिख लेंगे, बार बार स्मारित करेंगे, यह हमेशा आपके उपयोग में आएगा। तो आचार्य शुक्ल के इस निबंध को हम विस्तार से पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या समझेंगे कि आचार्य शुक्ल ने अपने इस निबंध में क्या कहा है। आज इतना ही, बहुत बहुत